मैं चाहता हूँ स्टेज पे हमारे जो मुकर्रीन हैं वो तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहले अहमद शाह साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए। अम्बरीन हसीब अंबर, अब्बास नकवी, सुहेल जावेद। है रंगे ईजाद भी दिल में और ज़ख्म ईजाद भी है रंगे ईजाद भी दिल में और ज़ख्म ईजाद भी है। यानी जाना दिल का तकाज़ा, दाद भी है फरियाद भी है। यानी जाना दिल का तकाज़ा, दाद भी है फरियाद भी है। जौन जुदा तो रहना होगा तुझको अपने यारों बीच। जौन जुदा तो रहना होगा तुझको अपने यारों बीच। यार ही तू यारों का नहीं है, यारों का उस्ताद भी है। यार ही तू यारों का नहीं है, यारों का उस्ताद भी है। सारी रदीफ़ें भी हाजिर हैं और फिर सारी तरकीबें। और तुम्हें क्या चाहिए यारो, हासिल मेरी दाद भी है। ये 90 की दहाई की बात है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में MA अंग्रेज़ी अदब में 16 जमातें पास करने की कोशिश कर रहा था और उन दिनों शहर पे आसेब मुसल्लत था 90 की दहाई में। और शहर में खून और सियासत तकरीबन हम मानी हो चुके थे। ये ख़ारिजी कैफियत थी कराची शहर की, 90 की दहाई की बात। तो इस महफ़िल की सदारत कर रहे हैं इफ्तिखार आरिफ साहब। किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 90 की दहाई की बात है। शहर पे आसेब मुसल्लत था और खून और सियासत हम आहंग हो चुके थे। और ये ख़ारिजी सूरत हाल थी और दाखिली सूरत हाल थी। उस वक्त के जो जमासाल लोग थे वो एक वजूदी कैफियत में मुब्तला थे और वजूदी सवालों से भी जूझ रहे थे। और ऐसे में एक किताब आई शायद जॉन एलिया साहब की, और हमें यूँ लगा कि जैसे हमें हमारे ख़यालात को ज़बान मिल गई है। सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फ़ुरक़त में। तो हमारे साथ आज बहुत ही बावक़ार लोग मौजूद हैं, किसी की भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और हम वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू शुरू करते हैं। और मैं चाहता ये हूँ कि हम अहमद शाह साहब से जो, अच्छा हाँ, कल बाय द वे 8 नवंबर जॉन साहब की 20वीं बरसी है, और जॉन साहब को याद करने के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यानी अहमद शाह साहब ने ये इस तकरीब का इनकाद किया है उनको याद करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ अहमद शाह साहब से ही किया जाए। शाह साहब, ये वो जो दौर है जब आप, उबैदुल्लाह अलीम, जमाल अहसानी, सलीम कौसर और जॉन एलिया, इन एक हलका था। इस दौर के बारे में वो कुछ बताइए, क्योंकि कहते ये हैं कि उस दौर में जॉन साहब को आप लोग को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते नहीं थे, उनकी शायरी वगैरह को। क्या क्या जॉन साहब की हैसियत क्या थी उस वक्त आपकी निगाह में, आप लोगों की निगाह, और दौर क्या था, माहौल क्या था? शुक्रिया सलमान। अभी आपने तस्करा किया शायद का जी। तो शायद में तो जो कुछ उनका छपा जी। उसमें हमें कोई चीज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। इसलिए कि सभी कुछ हमने उनसे सुना। जी। और मुझसे सीनियर जो लोग बैठे हैं, रिजवान सिद्दीकी साहब और डॉक्टर फातिमा हसन, वो भी। उससे पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जॉन साहब के सगे भतीजे और भतीजी भी इस पंडाल में हैं। हैदर तकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, तकी साहब के साहबजादे, और शाइस्ता बाजी, मैं बचपन से इनको देखता हूँ। और वहीं गार्डन ईस्ट में हम छोटे छोटे थे, मैट्रिक वैट्रिक में तो वहाँ जाना शुरू किया था। लेकिन जॉन साहब अमरोहा के सिकाबंद अदीबों में एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बागी आदमी था। यानी जॉन साहब एक बिल्कुल अलग थे, रईस भाई का अपना एक मामला अलग था, और तकी साहब जो है, और इस खानवादे ने और भी बहुत लोग पैदा किए और बड़े बड़े लोग पैदा किए, जिसमें सादिक़ैन, इकबाल मेहदी और भाई मुनव्वर सईद और शाइस्ता बाजी के मियाँ मुमताज़ सईद, जिन्हें हम शम्मन भाई कहते थे, वो भी कमाल के आदमी थे। तो वहाँ से आप समझें कि अगर हमारी कोई ज़हनी बलूगत हुई या कोई लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ, जानने का शौक़ हुआ, तो वो इनके घर से था, गार्डन ईस्ट से। और मैं और मुन्ने मदर अब्बास जिन्हें कहते हैं, और उनकी खाला अल्लू बिया यानी अजरा, वो अपनी आलिया इमाम, तो वो हमें चस्का लग गया वहाँ आने जाने का। और अजीब देवताओं की, देवियों की बातें, फ़लसफ़े करके, और दुनिया के सारे बड़े फ़िलासफ़र का तस्करा तकी साहब ऐसे करते थे
जैसे ये इनके दोस्त हैं, भांजे भतीजे हैं, चचा मामू हैं, और हम शुरू में बैठ के अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे उनसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया। बहुत कम लोग जो जानते हैं, और ज़ाहिर है कि करीब के लोग जानते हैं कि इनके एक चौथे भाई भी थे, भाई अब्बास। वो कोने में बैठे होते थे और वो हमें बुला के कुछ जुमले ऐसे कहते थे जो मैं इस मजलिस में बता नहीं सकता आपको कि उनकी क्या राय होती थी। और एक तख्त डाल के उसमें सफ़ेद चादर पे ये दोनों भाई बैठे होते थे। और जैसे गालिब का वो शेर है ना कि बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। भाई मुनव्वर सईद यहाँ तशरीफ़ ले आइए। आइए। और इनके भी चचा थे, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और इनका भी एक वाक़या है, मैं ये खुद सुनाएंगे कि जब ये अपने निकाह के लिए गए थे शबाना बाजी से, तो उस वक्त गुफ्तगू इनके ससुर से इनकी क्या हुई थी ये बताएंगे। खैर, तो वहाँ से वो लड़ गया काम और शुरू हो गए। तो फिर सारे घरों की खाक छानी, सुर्खे सब्ज़े दरमियान वाले सब। तो सलीम अहमद के घर, कमर जमील के घर, शौकत सदीकी के घर, निसार बज़मी के घर, और भी इस तरह हम भाई अहमद हमदानी, वो भी कमाल के लोग थे। और ये बताइए, सॉरी क़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये बताइए वो कौन सा ऐसा शेर था, वो कौन सा ऐसा शायराना लम्हा था जब आपको जॉन साहब की अज़मत का एहसास हुआ कि भाई ये तो कमाल के शायर हैं? भाई ये अज़मत और ये सब क्लीशे हैं और इम्पैक्ट छोड़ता है शायर अपना। ठीक है जी। और जॉन साहब बागी थे और जॉन साहब प्रिटेंड भी करते थे कि मैं बागी हूँ, कभी कभी नहीं भी बागी होते थे। तो वो उनका स्टाइल भी यही था। ठीक है। हाँ, एंग्री यंग मैन, बागी समाज का। और जॉन साहब, मुझे बुरा ना लगे किसी को, तो जॉन साहब हमारे समाज के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। क्या कहने, जितनी ज़बानों पे उनका अबूर था। जी। और मुझे हमेशा से थोड़े से मुश्किल पसंद और नई तरकीब और इस्तिहारे, ईडियम्स अपने बनाना। तो कोई सुनाइए ना। और नहीं सुनाएंगे आप लोग, मैं भी सुनाऊंगा। तो मुझे तो कहीं कहीं, अच्छा, मुझे बचपन से मैंने गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, सभी को पढ़ा, अपने सीनियर्स जो बातें करते थे। और इकबाल को 7वीं जमात में पढ़ लिया। गालिब शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रोग्राम मुझ पे नहीं हो रहा, तो मुझे जॉन साहब करीब तर गालिब से लगते थे। अच्छा, वाह। हाँ, गालिब से मैं सबसे करीब। उसकी वजह नुक्ता अफरीनी गालिब वाली, और वो जो एक मजाक का पहलू एक अलग से लेके आना, समाज पे, जमाने पे, साथ वालों पे तंज करना, वो भी। और कहीं कहीं मुझे वो कुरतुलैन हैदर लगते थे। अरे वाह। वो जी, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सबसे संजीदा बात है। अगर आपने आग का दरिया पढ़ा हो तो जैसे वो 2000 साल आपको आगे ले जाती है और वो कैरेक्टर लाके रोज़मर्रा ज़िंदगी में गौतम नीलंबर का आपके साथ ले आती है, तो जॉन साहब की शायरी में वो कुरून ओला से लेके और सब कैरेक्टर आपको उनकी नज़मों में मिलते हैं, उनकी शायरी में मिलते हैं। और जिस तरह रईस भाई या तकी भाई थे, ये मुख्तलिफ ज़मानों के मुख्तलिफ उनके साथ, फ़िलासफ़र के साथ, शायरों और अदीबों के साथ इनकी मजलिस रहती थी। तो ये क्या सबब था फिर कि उनकी पूरी 60 साल के हुए, 60 बरस की उम्र में उनकी पहली किताब और उनकी ज़िंदगी में आखिरी किताब? देखिए, मैं इसका सबब क्या था? देखिए, मैं पहली बात तो उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। ठीक है जी। नहीं, निजी नहीं, नहीं, इसके बीच में पहलू आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है जी। कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको। अच्छा। वो मतलब आजकल बस शाम को सोते हैं, सुबह एक किताब लेके आ जाते हैं। बहुत मामूली शायरों की 50-50 किताबें। बिल्कुल। जॉन साहब के सामने फिर गालिब था। वाह। जॉन साहब की अगर नजर थी ना, वो अगले जमानों पे थी जी। तो वो मीर साहब को नहीं देखते थे, वो गालिब की इतनी पतली सी किताब देखते थे और खुद 100 दफा गालिब की तरह चीजों को काटते थे। और उनके रंग बेशुमार थे, वो उनके इतने रंग थे कि कुछ निकलते जा रहे हैं और कुछ अभी नहीं निकले। और उसी की वजह है कि आज पूरे दुनिया में जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी और समझी जाती है, वो मकबूल तरीन शायर हैं। और वो उन लोगों में भी मकबूल तरीन शायर हैं, मैं अभी ख़त्म करूँगा। जी, उन लोगों में भी मकबूल तरीन शायर हैं जिन्हें बहुत अच्छी उर्दू बिल्कुल नहीं आती। अभी मैं सेंट लुइस में था, मेरा कोई दोस्त है, वो डॉक्टर है,
ठीक है, वो उनके मुझे शेर सुना रहा था और कह रहा था यार ये है तो मुश्किल, लेकिन ये मेरे दिल से कनेक्ट करता क्या है। कहने। जब मैं शिकागो आया, 4 लोग बात कर रहे थे, जॉन की बात कर रहे थे। आप यूरोप अभी हो क्या है, जी। हिंदुस्तान में जितने लोग बात करते हैं, तो वो एक मीठा, रगों में सरायत करने वाला ऐसा जहर थे कि जूं जूं वक्त गुजरता जाता है उनकी परतें जो हैं वो खुलती चली जाती हैं। तो वो जॉन साहब ने तय किया था कि मैं 10, 20, 50 बरस का आदमी नहीं हूँ, और वो कहते भी थे। और जॉन साहब ने और आरिफ इमाम ने और मैंने एक दफ़ा जुनैद स्क्वायर, A1 जुनैद स्क्वायर, जहाँ उनका दफ्तर भी था, बैठक भी थी, 3.5 घंटे का रात को चाय की प्यालियों पे हमने एक सेशन किया था। क्या कहने। और उसमें वो देरिये भी थे, वो शिया भी थे, वो काफिर भी थे, और वो सब कुछ थे। और जॉन हर बड़े लोगों में से वो था कि नया ख्याल, नया आइडिया और तहजीब और पूरी तारीख उसके सामने ऐसी रखी हुई थी जैसे गालिब कहता है। और मैं तो 30-35 बरस जितनी भी मेरी उनके साथ रही, मैं ये समझता हूँ कि, और उनके साथ के लोग जो भी थे उनमें नुमायां शायर हमारे पास अनवर शऊर साहब हैं, हमारे अलीम भाई थे या जमाल थे, कोई बचा नहीं उनके सहर से, उनके असर से कोई बचा नहीं है। तो जॉन को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो इतना अय्यार आदमी था, वो इतना अक्लमंद आदमी था, उसकी नब्ज जो थी अगले ज़माने पे थी, और उसको पता था कि बहुत सारे नहीं रहेंगे, मैं रह जाऊंगा। इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी कि 40 साल में किताब आ जाए, 50 साल में किताब आ जाए। वो बाद में, जब तक ये ज़बान है, या ज़बान भी नहीं, तहजीब बाकी है, तो जॉन बाकी रहेगा। जी। तो वो मेरी ज़िंदगी पे भी बेअंतहा असर जॉन साहब के पूरे ख़ानदान का। कोई एक शेर तो सुनाइए ना प्लीज। नहीं, एक नहीं, आपने एक जिक्र किया कि जब यहाँ खून खराबा था, जी, ये जी, था। जी। मैं मतलब आमतौर पे जॉन साहब बेशुमार पॉलिटिकल शेर हैं उनके। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। जब वो सब चल रहा था और रेंजर्स आ गई थी और सब, उसमें मैं 2-4 शेर आपको एक गजल के सुनाता हूँ। हू का आलम है यहाँ नाला घरों के होते, हू का आलम है यहाँ नाला घरों के होते, शहर खामोश हैं शोरीदा सरों के क्या होते। कहने। वाह। कराची पर है ये, पूरा उनका मरसिया है, नोआ है। हू का आलम है यहाँ नाला घरों के होते, शहर खामोश हैं शोरीदा सरों के होते, जो सज़ा और हो शायद कोई मकसूद उनका। ये शेर देखिए आप, जो सज़ा और हो शायद कोई मकसूद उनका, जाके जिंदा में जो रहते हैं घरों के होते। क्या कहने। वाह वाह। और फैमिली स्ट्रक्चर पे आप उनका शेर सुने। कुछ लोग कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक खानदान से भी नहीं था, और वो कुछ नहीं थे। हालांकि वो अपनी जमा पूंजी सारी कमाई, जब गार्डन ईस्ट का मकान बिका उस वक्त 80 लाख रुपए, जिससे डिफेंस में 4 घर खरीदे जा सकते थे, अपने बच्चों के नाम करके गए। 1-1 रुपया उन्होंने अपने बच्चों के नाम किया। ठीक है, उनका शेर है कि अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, क्यों परंद उड़ नहीं सकते हैं परों के होते। इस तरह सारे, और इस तरह से बेशुमार मुशायरे। जॉन भाई मुशायरों में नहीं जाते थे हमारे बगैर। हम 6-8 दोस्त होते थे, फिर ये हमारे जूनियर अब्बास, फर्रुख शाह, तनवीर हमारे पीछे, और हमारे साथ ये मज़हर अब्बास, किरण, सलीम, साजिद, और हम 6-8 दोस्त थे। और वो कहते थे ये मेरे गुंडे हैं, क्योंकि बदतमीजियाँ होती थी जॉन भाई के साथ। और हमने कर्फ्यू नाफिज करते थे, लोग हमसे डरते थे। ज़ियाउल-हक का दौर था, सब 2 नंबर माल मार्केट में था, सारे अच्छे लोग टीवी पे, अखबार में पाबंद थे। जॉन साहब को हम लेके निकले, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें नज़र आ गया था एक गर्दिश सितारा मेरे हाथ आ गई, मैं जमा कर रहा था किसी आसमान को। क्या कहने शाह। तो इस तरह की एक और मिसाल अजीज अहमद मदनी है, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन जॉन साहब पे मेरे ख्याल में मैंने बहुत बात कर ली, भाई फिर अगर बहुत जरूरत हुई शुक्रिया। तो बात। देखिए महफिल को गरमा और दिया। मैं तो जॉन साहब का कर्ज अदा ही नहीं कर सकता। मैं नीम पढ़े लिखे एक घराने का आदमी, जिसका कोई ताल्लुक अदब से, सकाफत से, कल्चर का नहीं था। मेरी तरबियत इन्हीं चंद घरानों ने की है। शाइस्ता बाजी आपके घराने का, मन्नू भाई आपके घराने का, और कुछ ऐसे ज़ाती लोग हैं जिनका मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ। ये बहुत मुश्किल रास्ता है जिस पे मैं भी चल रहा हूँ, मेरे साथी भी, लेकिन ये मुश्किल रास्ते पे कैसे चलना भी उन्होंने ही मुझे सिखाया। वाह। क्या कहने, क्या कहने।
शाह साहब बहुत जी, आपने उनके ख़ानदान का जिक्र किया और उनके ख़ानदान के एक फ़र्द बैठे हुए हैं मुनव्वर सईद साहब। अब मैं आपसे मुनव्वर साहब कोई सवाल नहीं करूँगा, बस आप ये बताइए अपने ख़ानदान के हवाले से और जॉन साहब का जो रिश्तों के निभाने के हवाले से क्या क्या ताल्लुक़ था आपके मतलब किस तरह का ताल्लुक़ था? प्लीज़ शेर भी सुनाइएगा कोई, किस्से सुनाइए, शेर भी सुनाइएगा। हाँ, सबसे पहले तो जब मैं आया हूं तो जो साहब तकरीर फरमा रहे थे, इनका नाम आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। अहमद शाह समझते हैं ना आप, इनका नाम अहमद शाह नहीं है, ये जिन है, जिन है ये जिन। अभी माशाल्लाह 15-20 दिन ये अमेरिका में रह के आए हैं, कल ही पहुँचे, और इतनी जल्दी आके उतने ही जोश व खरोश और होश में है जितने जाने से पहले थे। वरना अमेरिका से जब आदमी आता है, आने के 3 दिन बाद तक तो कम से कम, मैं तो कम से कम बेहोश ही रहता हूँ, लेकिन माशाल्लाह क्या कहने, देखो ज़रा जी। और ये जो इनकी एक ख़ास बात है अहमद शाह की, कि ये किसी को भूलते नहीं। मसलन मुस्तकिल ये कह जा रहे हैं कि मुझे फ़लाँ लोगों ने, फ़लाँ ख़ानदान ने इस काबिल किया कि मैं सकाफ़त पे बोल सकूं, मैं अदब पे बोल सकूं। बात तो सही है, बहुत हैं, मैं भी हूं ऐसा कि जिसको कोई बहुत अदबी इंसान या बहुत सकाफ़ती इंसान शायद न कहा जा सके, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन मान लेना ये बड़ी बात होती है, ये माशाल्लाह अहमद शाह में है खूबी। अब रह गया चेहरा जॉन के बारे में कोई गुफ्तगू करनी, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल इंसान थे वो। अच्छा, मेरा उनका साथ, जब मैं भी अमरोहा में था, वो भी अमरोहा में थे, मैं 1960 में आया पाकिस्तान, कराची, और वो आए 1957 में, 58 में। मैं जब तक नहीं आए थे तो मैं अमरोहाई में था, उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ चला गया। लेकिन जब वो आए उस वक्त तक मैं अमरोहाई में था, और ये चेहजौन हमारे ही घर रहते थे, इसलिए कि इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था, भाई इनके तीनों आ चुके थे पाकिस्तान, ये अकेले थे। तो अब्बा ने मेरे कहा भाई तुम इधर ही आ जाओ। अब्बा का हमारा उनका रिश्ता सगे खालजाद भाई, यानी हमारी दादी और उनकी वालदा चेहजौन की सगी बहनें, तो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह मोहब्बत और प्यार था मेरे अब्बा का और इन सब भाइयों का। तो बुला लिया और वो घर पे हमारे रहते। बहन इनकी एक नजफ़ी, शाह ज़नान नजफ़ी की शादी हो गई थी, वो अपने घर वहीं अमरोहा में शादी हो गई और वो अपने घर चली गई थी। नतीजा ये हुआ कि अब ये बिल्कुल अकेले हो गए थे। तो मैं और चेहजौन, मैं बड़ा था अपने घर में, तो चेहजौन के साथ मेरा बहुत वक्त गुज़रा। मुझे शौक़ था एक्सरसाइज का, बाकायदा दंड बैठ के मैं पेला करता था, 500 दंड 1000 बैठ के मैं लगाया करता था जब जवान था। जवान से मुराद मेरी उम्र थी उस वक्त कोई 13-14 साल की, जब मैंने ये हरकत शुरू की थी। तो चेहजौन को भी बहुत शौक़ था पहलवानी का। हालांकि माशाल्लाह आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने तस्वीर देखी होगी, कि पहलवानी से दूर दूर उनका वास्ता नहीं नज़र आता था, लेकिन उन्हें पहलवानी का शौक़ बहुत था। जब कभी अमरोहा में उस ज़माने में बड़े दंगल हुआ करते थे, दंगल कहते हैं जहाँ पर पहलवान लड़ते हैं, एक अखाड़ा बनता था कच्ची मिट्टी का, ताकि उसमें गिरें तो चोट न लगे, और वहाँ पर जो कुश्ती होती थी उसको कहते थे दंगल। तो दंगल हुआ करते थे अमरोहा में, और उसमें
दूसरे शहरों से भी बड़े बड़े मशहूर पहलवान आते थे और वहाँ कुश्ती होती थी। तो चिया जॉन मुझे लेके साथ चले जाते थे, चल वाले चल दंगल देखें। मैं शौक़ से जाता था, मुझे शौक़ था, मगर मुझसे ज़्यादा शौक़ से और अपने पूरे उसे क्या कहा जाए, उस जोश व खरोश से चिया जॉन जाते थे दंगल देखने के लिए और देखते भी थे बड़े शौक़ से। तो इन्होंने ये शौक़ मुझे चिया जॉन ने डाला एक्सरसाइज का। अच्छा, उसके बाद मेरी एक बहन थी, अभी उसका इंतकाल हो गया, निगत, मुझसे 2-3 साल छोटी थी। तो अक्सर ये करते थे कि भाई मुनव्वर तू रुस्तम है और ये सोहराब है। कौन? निगत। और एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ चारपाई थी, बड़े बड़े मोटे मोटे उसके पाए और बहुत बड़ी थी वो, उसको वो बनाते थे अखाड़ा, और वहाँ पे चलो सोहराब और रुस्तम की कुश्ती होगी। अब उससे कुश्ती हो रही है और एक अजीब माहौल घर का पैदा हुआ हुआ। शायरी शुरू कर चुके थे, हर मौके पर शेर कह रहे हैं, और जो शादियाँ होती थी वहाँ उसमें वो ज़रूर दूल्हा या दुल्हन की तरफ से जिधर से भी रिश्ता होता था वो किया करते थे, लिखा करते थे सेहरा, और वो सेहरा पढ़ा जाता था, बड़े शौक़ से पढ़ा जाता था। कमाल शख्सियत थे, कमाल शख्सियत थे। तो मैं असल में पूछना ये चाह रहा था कि उनके यहाँ जो ये कैफियत है शेरों में, अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते, ये कैसी ये रिश्तों के ताल्लुक़ से ये क्या कैफियत थी? इस कैफियत के बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि चिया जॉन बहुत हसास आदमी थे, बहुत ज़्यादा। ज़रा सी कोई बात अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाती थी तो वो चुप हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। वाह। यानी वो ऐसा परिंदा बन जाते थे कि जो परों को होते हुए भी उड़ नहीं सकते। क्या इस पे बस एक शेर बीच में, हाँ, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आपले पड़ गए जबान में क्या। जी, बहुत कमाल। भाई देखो ना, वो इस तरह होता है ख़ानदान में क्या, यही होता है ख़ानदान में क्या, ऐसा होता है ख़ानदान में क्या। जी जी। तो ये अजीब व गरीब अशार वो लिखते थे चिया जॉन। और अच्छा, मुनव्वर सईद साहब अदाकारी ज़ाहिर नामवर अदाकार हैं। हमारे साथ सुहेल जावेद भी बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमाएं। और ये फ़िल्म मेकर हैं और बहुत मशहूर फ़िल्म मेकर हैं, ड्रामा भी बनाते हैं। सुहेल को मैंने देखा कि सुहेल जॉन एलिया से बहुत मुतासिर, मैंने इनकी फ़ेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, तो ये दो ही लोगों को कोट करते देखा इनको मैंने, एक गालिब, दूसरे जॉन एलिया। तो मैं ये सोचता रहा, अभी मैं अम्बरीन से भी इस पर बात करूँगा, ये जो पिछले जॉन साहब के इंतकाल के बाद एक अजीब व गरीब एक लहर आई जॉन साहब की शोहरत की, और ख़ास तौर पर नौजवानों में वो बहुत मकबूल हुए। और ज़ाहिर है वो जिस तरह के ख़यालात थे उस दौर में, 90 की दहाई में, 80 की दहाई में, 70 की दहाई में, और अब ये जो 21वीं सदी आई है, बिल्कुल मुख्तलिफ़ ख़यालात लेके आई है। लेकिन जॉन साहब इस सदी में ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में। सुहेल, बतौर एक विजुअल आर्टिस्ट, आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आपको जॉन एलिया की शायरी किस लेवल पे मुतासिर करती है, यानी विजुअल आर्ट के हवाले से, और क्यों करती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का। मैं जॉन साहब के काम से ऑनेस्टली मैं वो, क्योंकि इतने सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से कुछ अमीर भी लग रहे हैं मुझे, तो मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, आप बिल्कुल नर्वस। तो मैं उनके काम से बिल्कुल भी मैं वाकिफ़ नहीं था। 7 साल पहले मैं एक पर्सनल टर्मोइल से गुजर रहा था। और उस वक्त में मैं ज़्यादा ये ऐसा होता कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता था ज़्यादा, घर पे रहता था। आप और मैं हम मिलते रहते थे, मगर आप घर ही आते थे। जी। तो उस वक्त मैंने किताबें दोबारा से ज़्यादा पढ़नी शुरू की, मैं किताबें दोबारा निकालनी शुरू कर दी। मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, जैसे गालिब से मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पहले फेमिलियर था, बहुत अर्ली एज में, व्हेन आई वाज परहैप्स इन माय 20s।
जॉन साहब के काम से मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था, और वो उस वक्त में मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो, ऐसा मैं कहूँगा तो क्योंकि इतने समझदार और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे तो शायद डिसएग्री भी कर जाएं, बट मुझे लगा कि गालिब के बाद सबसे ज़्यादा विजुअल पोइट वो थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम जिस मीडिया इंडस्ट्री से हैं वहाँ पे कभी कभी काम क्वाइट ऑनेस्टली बड़ा सोललेस भी होता है, आपको कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। सोललेस होता है क्योंकि आप इश्तिहार बना रहे हैं, अब आप सर्फ का पैकेट बेच रहे हैं और उसमें क्या कारीगरी दिखा सकते हैं आप, वही होगा, वो ऐसे करके आएंगी और दाग मिटाएंगे और ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उसमें दो चीज़ें हैं, जिस तरह का जॉन साहब का काम था, जिस तरह की उनके वर्ड्स थे, वो पर्सनल लेवल पे भी आपको ज़िंदा रखता था कि अच्छा ठीक है, मैं ये इश्तिहार तो बना रहा हूँ लेकिन मैं जॉन साहब भी पढ़ सकता हूँ ताकि मैं नॉर्मल रहूँ, या ऐसे जैसे एंटीबायोटिक आपने साथ ले ली क्योंकि आप साथ में कोई बुरा खाना भी खा रहे हैं। और दूसरा तरीका ये था कि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने म्यूज़िक वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई हैं, मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसमें भी जब कुछ कर रहे होते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक और आपके पास कोई विजुअल नहीं होती, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। मुझे इन द लास्ट 7-8 ईयर्स बड़ा हेल्प किया जॉन साहब ने। फिर मैं जिस पर्सनल टर्मोइल से था उसमें मेरे पास दो रास्ते थे, क्योंकि मैं सिंगल मदर का बेटा हूँ, तो मेरी अम्मी ने कभी गिव अप करना सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा हम आगे जाएंगे, हम पीछे नहीं देखेंगे। तो उस पर्सनल टर्मोइल से डील करने के दो तरीके थे कि या तो मैं शदीद डिप्रेशन में जाता और शायद किसी चीज़ का सहारा लेता, किसी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म का, और बैठा रहता आराम से, या फिर मैंने उसकी जो रोमांटिक साइड है जो कि एक्सट्रीम है वो एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी मैंने, और उसने मुझे फर्दर जो है ना इंस्पायर करना शुरू कर दिया। तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बड़े अजीब सा किसी को लगेगा कि मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं पहला एक थोड़ा सा साई-फाई टाइप कुछ पॉलिटिकल थ्रिलर एक हम लिख रहे हैं आजकल, मैं जब फंस जाता हूँ तो मैं वो बंद करके और फिर मैं जॉन साहब को पढ़ के और मैं इधर उधर घूमना शुरू कर देता हूँ, कम्प्लीटली कट ऑफ कर देता हूँ। सो ही इज़ बिन वेरी वेरी हेल्पफुल। उनकी एक्सट्रीम्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने अभी कुछ महीने पहले एक उनका पीस, आप उसे मिसरा कहें या वो किया कि मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। इससे ज़्यादा सिंपल बात नहीं हो सकती। क्या कहने। और फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं कि ये तो बस सर मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। तो वो ही इज़ जस्ट, और ये जैसे एक वो यूरोपियन एक राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, उनका नाम था स्टीग लार्सन। वो किताबें लिखते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये पता नहीं क्या लिखते हैं। फिर जब वो मर गए, किताबें निकली, तो वो द गर्ल हु किक द हॉर्नेट्स नेस्ट, वो सारी चीज़ें निकली। आई फील कि जॉन साहब was celebrated, his work was this is what I feel, जो मैं उनके काम से देखता हूँ। He was celebrated, he was appreciated, लोग उनको मानते हैं, आज भी लोग उनका नाम ले रहे हैं। मुझे लगता है शाहजी ने बड़ा अच्छा वो कह दिया कि जब तक ज़ुबान भी बाकी रहेगी या कल्चर रहेगा, जॉन साहब रेलिवेंट रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ़ ही वॉज लव्ड इनफ बाय हिज क्लोज्ड वेरी क्लोज पीपल, जो उनसे सबसे करीबी थे। मुझे नहीं पता कि उनको कितना प्यार मिला, मुझे ऐसा लगता था कि उनको प्यार। आप गुफ्तगू को एक बहुत ही अहम मरहले पे ले आए हैं। आपने कहा आई एम नॉट श्योर ही वाज लव्ड इनफ। आई फील, दैट्स व्हाट आई फील। जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, हम जो हमारी लाइन के ख़ास तौर पे जो लोग होते हैं, हम आसान नहीं होते, आई एम सॉरी, क्योंकि हमने रोज़ सुबह उठ के टाई लगा के किसी दफ्तर में जाके स्टैंप नहीं लगानी होती, हमने तो कुछ करना होता है। तो हमारे टर्मोइल भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हमें रोज़ अपना दिमाग पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, दिल भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आई फील दैट उनके जो सबसे करीबी लोग थे, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, उन्होंने शायद उनको इतना प्यार नहीं किया। किसी से अहदो पैमा कर न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो, सवेरे ही से घर आ जाइयो, आज है रोज़े वाक़या बाहर न रहियो, हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, सो मेरे साथ तू दिन भर न रहियो, नज़र पर बार हो जाते हैं मंज़र, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो, नज़र पर बार हो जाते हैं मंज़र, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो, हर एक हालत के बैरी हैं ये लम्हे। देखिए,
या तो खुशी होती है, गम होता है, दो एक्सट्रीम होती है ना। अब आप ये शेर देखिए, एक में तीसरी जहत है, हर एक हालत के बैरी हैं ये लम्हे, किसी गम के भरोसे पर न रहियो। अमरीन, ये जो सुहेल ने भी एक बात की, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक तो ये बताइए कि आपने जॉन, ज़ाहिर है आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और पढ़ा भी बहुत है आपने जॉन को, ये जॉन के यहाँ महबूब का तसव्वुर क्या था? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। हमें इल्म नहीं था कि आप हमसे ये सवाल करेंगे, और उससे पहले जो आपने बात की कि जॉन साहब के इंतकाल के बाद जो एक आमतौर पे ये जुमला कहा जा रहा है कि जॉन साहब फैशन में आ गए और इतना एकदम शोहरत में इजाफा हो गया और नौजवान उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, तो इसका सबब क्या है? हमने एक मजमून जॉन साहब पे लिखा था और वो शाये हुआ था खुश गुज़रा गुज़र गए में, जॉन एलिया और ज़िंदगी की गहरी मानवियत। लेकिन हमने आज के प्रोग्राम के लिए एक ताज़ा मजमून लिखा जॉन साहब पर, और इत्तेफाक है कि आपके उसी सवाल के जवाब में समझिए कि ये मजमून अरे मौजूद क्या है। कहने, वाह वाह वाह। ये मुख्तसर सा मजमून है कि जॉन एलिया और अहद जदीद का अलमिया। अहद जदीद अपने आप में उतना ही पेचीदा, मुबहम और गैर यकीनी है जितना कि लफ्ज़ जदीद अपने माने में। यही सबब है कि इस अहद जदीद के इंसान के मसाइल और नफ्सियात भी गुज़िश्ता अदवार के इंसानों से मुख्तलिफ हैं, और इसका अलमिया भी। अहद जदीद के इंसान का अलमिया ये है कि वो फ़ितरत से हम आहंग नहीं है। नशत सानिया का इंसान फ़ितरत का कदर शनास था, उससे हम आहंग था, मगर फिर फ़ितरत को तस्खीर करने और उसको तसर्रुफ़ में लाने के ख़त ने इस ताल्लुक़ को बिल्कुल तकनीकी बना दिया। जदीद अहद का इंसान अपने जज्बात और एहसासात से दामन छुड़ाकर सिर्फ मादी और मीकान की वजूद बनने की तगुदों में लग गया, और ये भूल गया कि बकौल इकबाल फ़ितरत अफराद से इग़माज़ भी कर लेती है। लिहाजा जदीद अहद का इंसान फ़ितरत के साथ साथ अपनी दाखिली दुनिया से भी हम आहंगी खो बैठा। फ़ितरत उसके लिए अपनी मानवियत, कशिश और ख़ूबसूरती से तही हो गई, और मशीनी और तकनीकी तरक्की का सैलाब उसे फ़ितरत से इतनी दूर ले गया कि फ़ितरत से यगानगत और मरबूत होने का एहसास तक ख़त्म हो गया। लिहाजा उसे फ़ितरत इस कदर बेजान, खाली और महदूद लगने लगी कि जदीद इंसान ने झंझला कर पूछा, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? इसका मतलब ही सुनाओ अमरीन। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में। खामोशी कह रही है, कान जी में क्या? जी हाँ। वाह, आ रहा है कोई गुमान में। क्या कहना। गौर कीजिए तो ये उकताहट, झुंझलाहट और बेजारी अहद जदीद की देन है, जो जॉन एलिया की शायरी में रूह असर का परतों महसूस होती है। हुआ यह है कि फ़ितरत से दूरी ने अहद जदीद में इंसान को उस अजनबियत और बेगानगी के कर्ब में मुब्तला कर दिया है जो उसे तन्हाई, खालीपन और बेदिली की तरफ धकेल देता है। वैसे तो ये तमाम कैफियत अज़ल से इंसान का मुक़द्दर रही हैं कि बकौल मीर वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। मगर अहद जदीद के इंसान का मसला यह है कि इसका मुक़द्दर वजूदी तन्हाई है, लिहाजा ये मानूस कैफियत अपने एहसास और रद्द-ए-अमल में गैर मानूस हैं। जॉन साहब के ये अशार बतौर मिसाल पेश हैं। कल दोपहर अजीब सी एक बेदिली रही, बस तीलियाँ जला के बुझाता रहा हूँ मैं, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। और इसकी हौलनाक इंतहा देखिए कि ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। ये हौलनाक इंतहा जदीद अहद के इंसान की ज़िंदगी को करब मुसलसल में तब्दील कर देती है, और वो इस अजियत में बेसाख्ता चिल्ला उठता है कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। इस खालीपन और बेदिली का नतीजा ज़ात का इंतशार है। जॉन एलिया का मसला ये है कि उन्होंने आँख खोलते ही अपने घराने में जिन अक़दार पर यकीन करना सीखा, एक मोड़ पर आकर उन पर मुनकशिफ हुआ कि ज़माने की तेज़ रफ्तार तब्दीलियों ने अब इन अक़दार को बेमानी और बेवक़्त बना दिया है। एक ऐसा शख्स जिसकी परवरिश और तरबियत शायरी, तारीख़, अदब, मज़ाहिब आलम और फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ बहस मुबाहिसे में हुई हो, वो इस ज़माने में किस कर्ब से दो चार होगा जिस ज़माने में चीज़ों की कीमत मुतय्यन करते वक्त महज खारजी पैमानों को मलहूज़ रखा जाता है, जहाँ लोग सिर्फ ये बात देखते हैं कि मादी फ़ायदा किस चीज़ में है। ज़रा सोचिए कि ये इदराक जॉन साहब को किस गहरे और हमागीर अलमिये से दो चार कर गया होगा कि कोट अगर इन लोगों के बस में हो
तो वो गौर व फिक्र और तजस्सुस और तख़य्युल को जुर्म करार दे दें, एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत है, अनकोट। लिहाजा जॉन साहब का मसला ये है कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज़ है, जिस रमज़ का मारा हुआ जहन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ये रमज़ का मारा हुआ जहन ज़माने की तब्दीली को ज़्यादा बेहतर समझ और महसूस कर सकता है और जदीद इंसान का इजहारिया बना देता है। इस शायरी में इंसानी ज़िंदगी के अजाब, सवाब, दुख, दर्द, अंदो मलाल सब मौजूद हैं, मगर अंदरूनी खला के साथ। इंसान का ये खला मुख्तलिफ अंदाज से हर तरफ नज़र आता है और ये ऐलान करता है कि ये सिर्फ जॉन एलिया का नहीं बल्कि पूरे अहद का अलमिया है। मगर जॉन एलिया का रद्दअमल इस अलमिया की बाबत हम असरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही इनफरादियत उन्हें साहिब उसलूब शायर बनाती है। वो ख़ुद मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से अपने बारे में लिखते हैं, मैं इन सब से ज़्यादा ख्याल पसंद, मिसालिया परस्त यानी आइडियलिस्ट और अपने रुझानात में बेहद ज़िद्दी वाक़ हुआ था। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स या ऐसा जहन हर बात की तावील फ़ौरी तलाश नहीं कर सकता। हम तो मुतमईन हो जाते हैं कोई भी तावील गढ़कर कि हाँ भाई ज़माने में ये हो रहा है तो उसकी वजह ये है, बस भाई अब तो ज़माने का चलन यही हो गया है। लेकिन ऐसा जहन फ़ौरन ऐसी तावील गढ़ के अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकता है। यही सबब है कि जॉन साहब अपने दरों से वो सालेह और सेहतमंद क़ुव्वतें दरियाफ़्त नहीं कर सके जो इस अलमिये को सहारने का हौसला देती हैं और इस बात ज़ात की तरफ ले जाती हैं। उन्होंने अहद जदीद के इंसान की तरह रद्द-ए-अमल में अपने खालीपन और इंतशार को बेहिसी की शक्ल दे दी। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम, चबा लें क्यों ना खुद ही अपना ढांचा, तुम्हें रातब मुहैया क्यों करें हम, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीं का बोझ हल्का क्यों करें हम। एक शेर और सुना दो ना, इतना खाली था अंदरों मेरा, कुछ दिनों तो खुदा रहा इसमें। क्या कहें, वाह वाह। आपने देखा कि अंदरूनी कशमकश और सन्नाटा इंसान को कैसे गहरी खुशी, इत्मीनान और इन्बिसात से दूर कर देते हैं। उसकी कैफियत उस ज़िद्दी बच्चे की सी हो जाती है जो अपने मनपसंद खिलौने से खेलने को मना कर देने पर दूसरों को भी खेलता नहीं देख सकता है। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। वाह वाह। लेकिन इतने सच्चे एतराफ़ के लिए बड़ा हौसला चाहिए जो हमें जॉन एलिया के यहाँ मिलता है। और सच पूछिए तो वो एहसासात और जज्बात जो जदीद अहद के इंसान खुद से भी छुपाना चाहते हैं, जब जॉन साहब के यहाँ खुलकर सामने आते हैं तो एक अलग सतह पर हमें हौसला देते हैं कि कोई और भी है जो हमारी तरह सोच रहा है। और यही अपनाइयत का एहसास है जिसने जॉन एलिया को जदीद अहद के इंसानों खुसूसन नौजवानों के करीब कर दिया है। बहुत अच्छे। कि वो उनकी शायरी में आईना देख रहे हैं। मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से, अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आँखों के ख्वाब बेचे हैं। मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद में ख़ुद को उम्र भर आया। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफ़ादारी का दावा क्यों करें हम। ये झुंझलाहट, उकताहट और बेजारी इंसान की वजूदी तन्हाई और खालीपन को तोड़ फोड़ की तरफ ले जाती है। और जब वो ये महसूस करता है कि वो बेइंतहा बेबस है, उसको इस ज़िंदगी और अपने गिरदोपेश को भी तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं, तो वो गहरी मायूसी और लायानियत का शिकार हो जाता है। और इस हालत में वो हर कदर और हर जज्बे से इनकार और उसकी तज़हीक से ख़ुद को तस्कीन पहुँचाता है। जॉन साहब का ये शेर सुनिए। है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फ़ुरक़त गुजारी जा रही है। यहाँ ख़ुद अपनी भी तज़हीक है, महबूबा की भी, मोहब्बत के आफाकी जज्बे की भी, हिजर की भी और उस हसीना की भी, यानी मोहब्बत के साथ साथ हवस की भी तज़हीक है। गौर कीजिए, ये जॉन एलिया नहीं है, ये अहद जदीद के अलमिये से दो चार इंसान है जो मायूसी, लायानियत, तखरीब और तज़हीक की मुजस्सम तस्वीर बन चुका है। और इसीलिए ये शायरी अपनी गिरफ्त में हम सब को लेती महसूस होती है। और जॉन साहब इकबाल की ज़बान में ये कहते महसूस होते हैं कि मैं हूँ महरम राज़े दरून मैं खान। वाह वाह भाई बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे। अंबरीन की एक्सटेंशन में दो शेर इसी ये जो इन्होंने लिखा है, इरशाद।
कोई हालत नहीं ये हालत है, ये तो आशुब। ये तो अशोभनाक सूरत है। अंजुमन में ये मेरी खामोशी, बुर्दबारी नहीं है वहशत है। क्या कहने, आज का दिन भी ऐश से गुजरा, क्या कहने। खैर से नहीं ऐश से, सर से पा तक। बदन ये कराची का भी अलमिया लिखा है उन्होंने इसके साथ। सर से, वाह 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 वाह। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, वाह क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। वाह साबित हुआ सुकून दिलो जां कहीं नहीं, वाह रिश्तों में ढूंढता है तो ढूंढा करे कोई। वाह ऐ शख्स सब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। वाह वाह ये जो मैंने ये शेर इसलिए पढ़े कि इन्होंने जो अभी एक मकाला पढ़ा है अम्बरीन ने, उसमें कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया एतराफ़ का, और जॉन साहब का ये एतराफ़ बहुत है। अब्बास आशिक जॉन है, उनके ज़ाहिर भतीजे इससे हैं। पहले मैं दो शेर सुनाऊंगा इरशाद, जो इरशाद। ज़ियाउल हक के लिए उन्होंने लिखे थे। हाँ क्या कहने, इरशाद। वो आप वो सुनाना चाह रहे हैं, अहले कलम कॉन्फ्रेंस वाला। नहीं नहीं, हाँ वो दो शेर हैं उनके कि निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज। निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कार जहल भी बेउलमा नहीं किया। असल में जमात इस्लामी और JUI ने कैबिनेट ज्वाइन कर ली थी उनकी, तो इस पे ये शेर है। निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कार जहल भी बेउलमा नहीं किया। जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। और जो भी हो तुम पे मोतरज, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। हाँ बहुत अच्छे, एक बिल्कुल। तेरी नहीं के साथ हाँ, कितने ही जब्र थे कि थे, जाने तेरी नहीं के साथ, जाने तेरी जाने नहीं तेरी के साथ, नहीं के साथ कितने ही जब्र थे कि थे, हमने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं। नहीं किया। अब्बास, अब्बास आइए सर आगे। भाई कोई सवाल नहीं, तुम बात करो। जी मैं क्या बात करूं और क्या कहूं और क्या ना कहूं। पहली बात तो ये कि जो मुनव्वर के बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जो उन्होंने कहा कि शाह साहब जिन हैं, तो एक दफ़ा हमने ऐसे ही लिख दिया था कि हमरा इनके हम नहीं चल सकते एक दिन, हम लोग आदमी हैं, शाह साहब तो हैं जिन। गाई साहब आगे आ जाइए। तो अब चाहे जॉन के लिए कुछ गुफ्तगू करना जा रहे, अब मैं उसके ऊपर जिस तरह इन्होंने उनकी शायरी पे एक नज़र डाली, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं यह काम कर सकूँ, कम इल्मात नहीं हूँ। आप चलिए रिश्तों के हवाले से। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उनके दो चार बातें जो अक्सर वो हमसे किया करते थे, क्योंकि मेरा और उनका जो ताल्लुक़ था वो बड़ा मुख्तलिफ, हैदर भाई और शहनाज बाजी, शाइस्ता बाजी यहाँ बैठे, बहुत शुरू में बहुत स्कूल की लाइफ से मैं चाहे जॉन के पास जाने लगा, इनके घर पे, और मुलाकातें रहीं। और मुलाकात क्या नहीं जा रहा, वो ख़ानदानी वही था, तो हम वहीं पर रह जाते थे। जब वो गुफ्तगू करते थे ना, वो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दे देते थे कि आगे ज़िंदगी में जो आपके काम आएगा, जो हमारे अब काम आ रहा है, जो हम लोगों में बैठ के गुफ्तगू करते हैं या यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये नशिस्त, बर्खास्त, उठना बैठना, बोलना, चालना, हर चीज़ उनकी सिखाई हुई है। हम उनके मखरूज़ हैं और शायद हम ये कर्ज कभी अदा भी नहीं कर सके। जैसे मैं बताऊं कि एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उनकी बेतरतीबी में भी एक तरतीब बिल्कुल थी। बिल्कुल, वाह वाह वाह। जाने तेरी नहीं के साथ कितने ही जब्र थे के थे। अच्छा, अब जैसे मैं बताऊं कि मैं उनसे गुफ्तगू हो रही है, तो मुझसे कहने लगे कि बाले एक बात तय हो गई। बाले कहते थे वो, जाहिर है बाले एक बात तय हो गई। मैंने कहा जीजा, मैं पाकिस्तान में नहीं मरूंगा। मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं मरेंगे, क्या मतलब आपका पाकिस्तान में नहीं मरेंगे? कोई भी ये कैसे कह सकता है मैं कहाँ मरूंगा कहाँ नहीं, ये तो अल्लाह की मशीयत है। कहने नहीं नहीं, तुम ये बताओ कि तुम किसी महफिल में जाते हो, किसी जगह जाते हो, किसी तकरीब में जाते हो, तो तुम दाखिल होते हो और जो साहिब खाना है उनसे एक मुलाकात करते हो। उनसे मिलने के बाद तुम एक ताराना नज़र उस पिंडाल में डालते हो, 200, 400, 500, 1000 जो भी लोग बैठे। अब अगर तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नज़र आ गया तो तुम उनके पास चले जाते हो, उसके पास बैठते हो, और उसके पास बैठ के वही 3-4 घंटे की महफिल, अगर कोई दूसरा मिल गया तो तुमने उसके साथ वक्त गुजारा और वापस आ गए। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा करते हैं। कहले अब जहाँ तुम जा रहे हो 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे के लिए, वहाँ तो जा रहे हो दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में। अब जहाँ ता अबद लेटना है, वहाँ पता चला जॉन एलियस सखी हसन में लेटे हैं, बराबर में मैसूर के अब्दुल गफूर लेटे हुए। अरे भाई मेरा उनसे क्या ताल्लुक़, मैं ऐसी जगह लेटूँ जहाँ मेरी जान पहचान तो हो। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ। और यकीन जानिए कि अल्लाह की मशीयत है
कि जिस वक्त उनकी तदफीन हुई और मैं खुद ही कब्र में उतरा और को मैंने लहद में उतारा जिस वक्त, उस वक्त मुझे ये बात उनकी याद आई। तो अल्लाह ने उनका भरम ऐसा रखा कि उनके अतराफ़ में पूरा ख़ानदान है, उनके अतराफ़ में मैसूर के अब्दुल गफूर नहीं है। इसी तरह एक दफ़ा मुझसे कहने लगे कि मैं उनकी सिर्फ वाक़यात ही आपको सुना देता हूँ, कुछ अशार सुना देता हूँ। मुझसे कहने लगे कि यार हमारे जो सीने में दर्द है ना, दुख है, ज़ख्म है, वो है एक जुमले का दुख है। मैंने कहा वो क्या? कह रहे और क्या करते हैं? मैंने कहा और क्या करते हैं मतलब? कह रहे भाई मैं शायर हूँ, शायरी करता हूँ, सारी दुनिया को पता है कि मैं शायरी करता हूँ। अब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आप और क्या करते हैं? तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है कि मैं कुछ माहनामे हैं, कुछ रिसाले हैं जिनके माहनामे इंशाई इब्तदाई लिखता हूँ, वो भी महीने के महीने लिख देता हूँ। तो कहा अच्छा और क्या करते हैं? कह रहे उनसे मैं मुतासर करने के लिए मैंने उनसे कहा कि आजकल मैं उर्दू लुगत बोर्ड में हूँ और उर्दू की लुगत मुरतब कर रहा हूँ। तो कह रहे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक ज़िंदगी में हो नहीं सकता ये काम कि हर लफ्ज़ को लेना, उसके मानी बनाना, और उर्दू की लुगत इतना बड़ा काम। उसकी 17 जिल्दें हो चुकी थी, अब तो शायद कोई 22 या 28 जिल्दें हो चुकी। तो कह रहे कुछ 17 जिल्दें लिखनी हो सब करनी। हाँ कह रहे जी। अच्छा और क्या करते हैं? मतलब उनका ये था कि वो पूछना ये चाहते हैं कि मियाँ नोट कहाँ से आते हैं, खाते कहाँ से और कमाते कहाँ से। तो उनका जो दुख था ना, ये और क्या करते हैं। शेर सुनाओ। नहीं ये दुख तो था ही नहीं। अच्छा मैं भी इसके साथ साथ चलूं। आपने एक और बहुत अहम बात छेड़ दी, आपने बेतरतीबी का जिक्र हाँ किया। हाँ तो जरा उस पर थोड़ी बात करें, 2 शेर सुना दूं उनके। हाँ। तूने मस्ती वजूद की क्या की, वाह वो जो थी गम में एक खुशी क्या की, तेरा हर काम अब हिसाब से है, बेहिसाबी की जिंदगी जी क्या की। मेरे जहन में और ये ये था। सुनिए कि एक ना एक बात सब में होती है। एक ना तुझ में एक बात थी। वो जो एक बात तुझ में थी क्या क्या की। की। शाह साहब बेतरतीबी पे कुछ बात। यार ये कमाल है। और वो मैं बता ये रहा हूँ कि वो बहुत ही अय्यार का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल नहीं, ये भी कर जरूरी रहा है क्रिएटिव आदमी के लिए बेतरतीबी जरूरी है? मेरा ख्याल है कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता ना, उसकी परवाह करता है कि तौलिया कहाँ है और जूता इधर रखा हुआ है। अब मैं एक दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। मैं मेरी शादी के कोई 10-15 साल बाद वो कुछ वहाँ से खफा होके और वहाँ आ गए थे इनके घर में, और वहाँ बाहर एक खोली थी, उसमें लेटे रहते थे गार्डन ईस्ट में। तो मेरे को 15-20 साल बाद एक प्रेस क्लब में मुशायरा था, बड़ा मुशायरा था, बहुत इफ्तिखार भाई भी थे और सभी लोग थे, और उसमें फराज और मुनीर भी थे। तो मैं इनके घर गया, मैंने देखा तो उधर से सूरज की वो जो ज़रा सा आखिरी किरणें, 4-5 बजे का टाइम था, उन्होंने हाथ यूं करके मुझे देखा और कहा सुन्नी, गाली दी मुझे सबसे ख़तरनाक, साला सुन्नी। तो मैं समझ गया कि ये मुझसे बहुत खफा हैं। मैंने कहा जॉन भाई हुआ क्या? कहने लगे तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था। 15 साल बाद कह रहे। हाँ तो वो अजीब व गरीब आदमी थे। खैर तो बेतरतीबी जो है ना जी, वो तो मुझ में भी है। मैं जॉन एलिया तो नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ। हमारे एक दोस्त था यहाँ, जावेद रफत सिद्दीकी जी, यहीं रहते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि उनकी कमीज़ का आधा बाजू फटा हुआ है। तो मैंने कहा साले ये क्या चक्कर है, कमीज़ें तो 40-50 लटकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं है कि आइंस्टाइन भी अगर उसकी कमीज़ फट जाती तो फाड़ लेता था। मैंने कहा कि उसके लिए उसने थ्योरी निकाली थी रिलेटिविटी की। तो मैं जॉन तो नहीं हूँ, लेकिन ये जब चीज़ें उन्हें नज़र आनी शुरू हो जाती है ना कुछ आगे, तो ये बेतरतीब नहीं। वैसे तो तरतीब है क्या? तरतीब तो पूरी एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी उस पर खड़ी है, आपको पता है, और सारा बीन एंड नथिंगनेस और ये सारा कुछ। तो ये जो कुछ आपने तय कर लिया, इसका नाम टेबल रख दिया, ये सोफ़ा हो गया, इसको आदमी कह दिया, शकील को अपना कशकूर को, इसको ऑडिटोरियम कह दिया, ये तो सब हमने तय किया और हमने अपनी एक सहूलत से तरतीब बना दी। लेकिन हर समाज में हर जिस तरह की सोसाइटी है उसकी अपनी तरतीब है। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो पर्पसफुली अपने घर में सीधी चीज़ों को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। क्या कहने। हाँ, या पेंटिंग लटकी हुई है उसका वो, तो वो मतलब उसकी एक जरा सा असल में छोटे कैनवस वालों के लिए ये तरतीब है। तो फिर ये जब आप किसी बड़े कैनवस पे चले जाते हैं तो उसकी बेतरतीबी में भी एक तरतीब आ जाती है। तो फिर ये शेर कहाँ से आता है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। नहीं वो तो वो अलमिया आता है जो जहाँ मोहब्बत आती है बीच में, और फर्श पे कागज बिखरे रहते हैं, महज पर गर्द जमती जाती है। हाँ वो तो वही है ना। जब देखिए जॉन साहब तो
मल्टी डायमेंशन। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई कांस्टेंट मतलब कोई ऐसा जहाँ में इश्क करने वाले वो आदमी नहीं थे। इंसान जो है उसका दिमाग जो है वो कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, वो एक मुसलसल बहता हुआ दरिया है। वो किसी वक्त किसी पे भी आशिक हो सकते थे और कोई उन्हें बहुत अच्छा लग सकता था, अगले लम्हे में कुछ और उनको अच्छा लग सकता था। और ये ऐन फितरत के भी करीब है। और लोग जितना बेवफाई की गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, वो तो है ही आपकी फितरत के अंदर शामिल। और जॉन भाई अक्सर यूसुफी साहब किस्से सुनाते थे, यूसुफी साहब से भी हमारी बहुत दोस्ती थी, कि दो लड़कियां मसलन घर पे बैठी हैं, मैं एग्जैक्ट औरतें हैं जिन्हें हम लोग जानते भी हैं, डॉक्टर फलां और फलानी, तो वो कहते यार मेरी इन दोनों से शादी करा दो। तो सब पूछते थे, इफ्तिखार भाई, यूसुफी साहब, भाई इसे क्या करोगे? तो फिर उसमें कहते भी थे, वो बताते भी थे, वो भी मैं माइक पे नहीं बता सकता कि वो वाली क्यों अच्छी है और वो वाली क्यों अच्छी है। और मरते दम तक ये कहते थे कि यारों मेरी शादी करा दो। ये उनका तकिया कलाम था। इसमें मैं एक जरा सा वो कर दूं कि अमरोहा में एक कैरेक्टर होता था जिसका नाम था पकौड़िया। अच्छा, उसका काम ये होता था, वो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर का काम ये होता था कि जब जिसकी यहाँ भी शादी है उनके यहाँ चली जाएगी और वहाँ से जब रुखसती होगी तो वो दुल्हन को गोद में लेके और वो कहारों की सफारी तक पहुँचाएगी। तो वहाँ उन्होंने ये भी लिखा था कि पकौड़िया ही से करवा दो मेरी शादी। और फिर ये भी लिखा कि उन्होंने ये भी लिखा कि ख्याल खाना बर्बादी न करना, कभी है जॉन तुम शादी न करना। तो उनके यहाँ तो ज़रा उस तरह की चीज़ें थी जो बर्जस्ता बहुत सारी चीज़ें उस तरह से वो करते रहते थे। एक दिन बड़े हमारे यहाँ मज़ेदार सी बात क्या कहूँ कि वो एक दिन मेरी किसी साहब से बहस हुई और बड़ी शदीद बहस हुई। मैंने एक उनका शेर पढ़ा कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो दूसरे साहब थे उन्होंने कहा कि जी आपने गलत पढ़ दिया ये। मैंने कहा मैंने गलत पढ़ दिया? अच्छा, जॉन का शेर ये कैसे? क्या उन्होंने लिखा है कि अपनी अक्लो होश की सब हालतें मैंने सांचे में जुनू की ढाल दी। आपने कहा कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू की ढाल दी। तो ये तो उनका छपा वक्त कि मेरी अपनी अक्लो होश की सब हालतें मैंने सांचे में जुनू के ढाल दी। ज़ाहिर है उस वक्त वो जिंदा थे। मैंने उस वक्त फ़ोन कर लिया उनको, बल्कि मैं उनके घर चला गया। मैंने कहा चाचा आज तो ये बड़ा वो हो गया, कराची यूनिवर्सिटी में बैठे थे और ये हंगामा, यानी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया मुझे कि ये देखें जॉन साहब का है। कहने बाले दोनों मेरे ही हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहने लगे एक मिनट, कहने लगे कि बात ये है कि मैंने ये लिखा कि मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। तो मैंने सोचा ये काम तो मैंने खुद किया है, तो मैंने उसको तब्दील कर दिया कि अपनी अक्लो होश की सब हालतें मैंने सांचे में जुनू की ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। हालांकि 3 दफा मैं लिखना नहीं चाहते थे गालिब की तरह कि कोई जुमला रिपीट हो, लेकिन ये बात सही है। अच्छा सुहेल, आपने इतनी गुफ्तगू सुनी, अगर आपको जॉन साहब की बायोपिक बनाने को कहा जाए, कोई क्या किस तरह का विजुअल जहन में आपके? इस पे कुछ लोगों ने काम शुरू भी किया था। मुश्किल टास्क होगा ये करना, क्योंकि मुश्किल नंबर 1 वुड बी कि आप इतनी बड़ी शख्सियत को और इतने बड़े काम को एक बायोपिक में कैसे लेकर आएंगे। तो कोई चीज़ कहीं ना कहीं कोई डिटेल मिस हो जाएगी या कुछ होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको प्ले कौन करेगा। फिर मुझे लगता है कि ऐसा मैं कोई बातें ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो लोगों को ज़रा ख्याली लगे। आई फील कि इस तरह के जो लोग होते हैं, मिर्ज़ा गालिब, जॉन एलिया साहब, इस तरह के, मुझे लगता है कि ये शायद नींद में या जागते हुए किसी एक टाइम में ये लोग टाइम ट्रैवल भी करते थे। ये एक जगह पे नहीं होते थे और इन्होंने कुछ और भी एक्सपीरियंस किया होता था। हम तो बहुत बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं ना, गाड़ी में बैठ जाओ, क्रीक विस्टा में घर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आई फील कि जॉन साहब ने और कुछ, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग और लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉन साहब ने और डायमेंशंस भी देखी हुई होंगी कहीं ना किसी ना किसी पॉइंट पे। आंख बंद करके आपको कभी कभी कुछ अजीब सा नज़र आ जाता है। सो वेरी बहुत मुश्किल, और इतने बड़े विजुअल मीडियम को वो करना। लेकिन इसमें मीर का एक शेर है जी, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातवा उठा ला।
तो मुश्किल ही तो असल चीज होती है, आसान में है क्या? बट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि जो इस वक्त के, आप जैसे आप सब लोगों ने कहा कि जो इस वक्त के लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर जॉन साहब को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए। और अगर आप सोशल मीडिया देखें, स्पेशली ये जो दूसरी जो ऐप्स हैं, स्नैक वीडियो और इस तरह की, उसका भरमार है उस पे जॉन साहब की। मतलब आप ये मानेंगे शायद कि जो पाकिस्तानी पेजेस हैं कि बेकार कंटेंट भी है, लेकिन जॉन साहब इतने भरे हुए हैं। और जब आप उस जो इंसान है जिसका वो प्रोफाइल है उसको चेक करते हैं, तो आपको हैरत होगी कि वो 20 साल का भी नहीं होगा वो आदमी, लेकिन वो जॉन साहब को कोट कर रहा है कि ये, बिकॉज वो रिलेट कर पा रहा है। सो ही इज रीच इज अपने अपने डायमेंशन से। बिल्कुल। हाँ, वो बियॉन्ड बॉर्डर्स हैं, वो कहीं पे भी वो कर रहे हैं। 15 साल की उम्र से लेके वो 100 साल तक जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, ओके। मुनव्वर सईद साहब, लाहौर जब आप क़याम था आपका, बहुत और ज़माना। आप बहुत ज़माना, और वहाँ भी जॉन साहब आपके पास आके रहा करते थे, और कुछ मैंने सुना है किस्से भी बड़े उसके दिलचस्प हैं वहाँ के, कुछ आप शेयर करेंगे लाहौर के? जी हाँ, लाहौर में रहा तकरीबन 40 साल। जी। और जय जॉन जब भी आते थे लाहौर, मेरे यहाँ ठहरते थे। उनके कुछ शौक भी थे, आपके इल्म में, ये सबके इल्म में है जी। तो मेरे यहाँ ज़रा सा उसको रुकावट के साथ अच्छा उस शौक को पूरा किया जाता था। अच्छा। रुकावट इनकी बेगम थी, ये नहीं थे। उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि तुम भी बाहर जाके पी लो, मेरे घर में ये काम नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ। जी जी मनु भाई। कभी कभी बहुत खौफनाक सच बोल देता है, बहरहाल क्या करें। अच्छा, तो जय जॉन आए हुए थे, घर पे ठहरे हुए थे। रात को मुशायरा था, बहुत ज़बरदस्त मुशायरा था, बड़े बड़े शायर उसमें शामिल हो रहे थे। तो मैं कोई 5 बजे शाम को घर पहुंचा, तो देखा कि जय जॉन बैठे हुए हैं, और वहीं ज़मीन पे, फर्श पे बीवी बैठी मेरी और सब बैठे हैं, और वहाँ पर वो नज़्म लिख रहे हैं, अपनी गज़ल और नज़में रात को पढ़ने के लिए, और साथ में वो प्याला हो तो उछाल रखा हुआ। तो वो मैंने सोचा यार ये रात को इन्हें मुशायरे में जाना है तो ज़रा सा रोक के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, तो बाली बीवी से मेरी कहने लगी, बाली ज़रा एक बना तो दे। तो मैंने कहा मैं बनाता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ। मैं लेके गया, जाके बिल्कुल इतनी सी दवाई डाली और गिलास भर दिया, ला के रख दिया। रख के मैं चला गया, सामने कमरा था वहाँ। तो मुझे आवाज़ आई, बाली बाली बाली, बच्चियों को बाली और बच्चों को लड़कों बाले। को बाला, ये उनका तकिया कलाम था। बाली बाली, इधर उधर देखा कि मैं तो नहीं हूँ, इसमें थोड़ा सा दवाई मिला दे। हाँ, ये तो मुझे आब ज़मज़म पिला रहा है। तो इस किस्म की बातें उनकी भूली नहीं जाती। क्या क्या इस कदर कमाल। अनवर मकसूद साहब ने बताया कि वो एक दिन रिक्शे से उतरे, घर आए, 2 गिलास हाथ में थे, कहने लगा अनवर ये आधा काम तो मैंने कर लिया है, तू बोतल ले आ। अक्सर ये होता था। बहुत कमाल, बहुत कमाल। और वो जो मुशायरे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रेस क्लब, जिसमें हर नुमाइंदा शायर वहाँ मौजूद था, यानी सभी थे, फहमीदा, किश्वर, और ये उस मुशायरे में ये हुआ कि जॉन साहब थोड़ी सी तो लगा के आए थे। अब वो स्टेज पे बैठे हैं, अब्दुल्ला शाह वॉज चीफ मिनिस्टर। मैंने शर्त रखी थी कि पूरी कैबिनेट ज़मीन पे बैठेगी, चीफ मिनिस्टर और अमीन फ़हीम, क्योंकि अमीन फ़हीम भी शायर थे, इन 2 लोगों को इजाज़त दी थी। अब ज़मीन पे ही सारे हकीम बलोच, निसार कुड़ो और बाबा नजमी समेत सारे लोग स्टेज पे बिठा दिए शायर। अब ये आए, अब ये मुझे आए, स्टेज से उतर के उधर जाने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने दारू नहीं है। अच्छा, मैंने कंधे पे लादा,
6 दफा मैंने कंधे पे लाद के उन्हें वापस स्टेज पे पहुंचाया। पीछे कुछ पीएसएफ के लड़के थे, वो कुछ पी रहे थे सफेदा, तो फिर मैंने उनकी ड्यूटी लगा दी कि वो गत्ते के गिलासों में एक एक गिलास जैसे ही वो उठने की कोशिश करें, एक गिलास उन्हें और पकड़ा देते थे। और तो वो बहुत मजे की बहुत चीजें हैं, बहुत बहुत शेर सुनाए गए। मैं चाहता हूँ ज़रा सा मूड बदलूँ। मैं आरिफ साहब के पास जाने से पहले जॉन साहब की नज़मों का जिक्र नहीं हुआ, और बहुत कमाल की नज़में लिखी हैं जॉन साहब ने। लेकिन ये देखिए मूड, धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंद टीलों पर, सबका रुख है नशे मनो की तरफ, बस्तियों की तरफ बनों की तरफ, अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुँचे, अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुँचे, दिले नाकाम मैं कहाँ जाऊँ, अजनबी शाम मैं कहाँ जाऊँ। अम्बरीन, दोबारा वो सवाल कर रहा हूँ, मैं जॉन साहब का तसव्वुर महबूब या महबूबा। देखें, जॉन साहब का भी जैसे हमने मजमून भी पढ़ा, और हमारा जो जदीद अहद है, सिर्फ जॉन साहब नहीं, हम सब ही, हमारे यहाँ महबूब का तसव्वुर जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। हफीज़ जालंधरी साहब ने अपने लिए कहा था कि जब मेरे लिए लिखो तो लिखना कि मैं तर्क उल्फत का शायर हूँ, और उनकी शायरी में हमें एक मोहब्बत से तर्क करके और उससे गुरेज की सूरत हाल नज़र आती है। जॉन साहब के यहाँ उससे आगे की मंजिल है, इसलिए कि जब वो चीज़ों की असलियत को जानने लगे और चीज़ों की जो कहिए कि माहियत को समझने लगता है इंसान, तो फिर किसी जज्बे पे एतबार बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो मोहब्बत जैसा जज्बा ही क्यों ना हो। तो उनके यहाँ जो महबूब का तसव्वुर है वो दरअसल उन्होंने लिखा भी है वो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बतौर खातून हमें पसंद नहीं आई। उन्होंने लिखा है कि मैंने सारी ज़िंदगी हसीन औरतों की तजलील की है, इसलिए कि मुझे लगता है कि जितनी हसीन औरतें होती हैं सब बेज़मीर और लालची होती हैं, ये हमेशा मालदार आदमियों के पीछे लगी रहती हैं, और हम जैसे शायरों से कभी इनको मोहब्बत नहीं होती है। और सुनो सलमान जी सर, असल में हम में से जो अक्सरियत में कोई भी जो है ना वो महबूब का तसव्वुर ही नहीं है। वो सब के सब ये चाहते हैं कि वो उनसे इश्क किया जाए, उल्टा काम है ये। अच्छा, हम सब अपने आप से इश्क अपने आप से। हम और महबूब जॉन में भाई भी अपने आप को जॉन देखते भाई सबसे आगे थे इस काम में। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ। नहीं जॉन साहब इसमें बहुत आगे थे। अच्छा, आरिफ साहब के पास जाने से पहले अब्बास कोई नज्म पढ़ना चाह रहे हैं? जी, एक नज्म मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा, मैंने निकाल ली थी। जल्दी सुनाओ। जी जल्दी। अच्छा, वो ऐसा है कि जब वो अलहदा हो गए और अकेले थे और फिर कहीं नहीं निकलते थे, और फिर उनको एक दफ़ा जाना पड़ा कहीं बाहर मुल्क, वहाँ से नाशाद। उस वक्त उन्होंने ये नज़म लिखी। इत्तेफाक से उस वक्त मैं उनके साथ था, क्योंकि मैं उनके मगरिब से पहले का साथी था, मैं मगरिब के बाद का नहीं था। तो मैं दोपहर में कॉलेज के बाद चला जाता था। तो उन्होंने लिखी कि तुम्हारी याद मेरे दिल का दाग है, लेकिन सफ़र के वक्त तो बेतरह याद आती हो, बरस बरस की हो आदत का जब हिसाब, तो फिर बहुत सताती हो जानम, बहुत सताती हो। मैं भूल जाऊं मगर कैसे भूल जाऊं भला, अज़ाब जाँ की हकीकत का अपनी अफसाना। मेरे सफ़र के वो लम्हे तुम्हारी पुरहाली, वो बात बात मुझे बार बार समझाना। ये 5 कुर्ते हैं देखो, ये 5 पैजामे, डले हुए हैं कमरबंद इनमें, और देखो ये शेव बॉक्स है और ये है ओल्ड स्पाइस, नई हुजूर की झुंझल का अब कोई बाइस। ये डायरी है, इसमें पते हैं और नंबर, इसे संभाल के बक्से की जेब में रखना। है अर्ज़ हज़रत गायब दिमाग बंदी की, है अर्ज़ हज़रत गायब दिमाग बंदी की, कि अपनी ऐब की हालत को गैब में रखना। वाह, कि अपनी ऐब की हालत को गैब में रखना। ये 3 कोट हैं, पतलून हैं, ये टाइयाँ हैं, ये बंधी हुई हैं हालांकि सब। ज्यादा बताए थे उन्होंने। हाँ, पजामे और कुर्ते ये इतने थे 3 नहीं। कोट है, पतलून है, ये टाइयाँ हैं, बंधी हुई हैं, ये सब तुमको कुछ नहीं करना। ये वैलियम है, ये ओंटल है और ट्रिप्टीनॉल, तुम इनके साथ मेरी जान ड्रिंक से डरना।
ये वैलियम है, ये ओंटल है और ट्रिप्टीनॉल। तुम इनके साथ मेरी जहाँ ड्रिंक से डरना, बहुत ज़्यादा ना पीना कि तुमको कुछ ना याद आए, जो लखनऊ में हुआ था वो अब दोबारा ना हो तुम सुखन की अना और तमकनत जानम, मजाक का किसी इंशा को अब के यारा ना हो, वो जौन जो नज़र आता है उसका जिक्र नहीं, तुम अपने जौन का जो तुम में है भरम रखना। अजीब बात है जो वाह, वाह, तुमसे वाह। कह रही हूँ मैं, वाह वाह वाह। अजीब बात है जो तुमसे कह रही हूँ मैं, ख्याल मेरा ज़्यादा और अपना कम रखना। अजीब बात है जो तुमसे कह रही हूँ मैं, ख्याल मेरा ज़्यादा और अपना कम रखना। हो तुम बला के बगावत पसंद तल्ख कलाम, खुद अपने हक में एक आज़ार हो गए हो तुम, तुम्हारे सारे सहाबा ने तुमको छोड़ दिया, मुझे खलक है कि बेयार हो गए हो तुम। ये बैंकार मैनेजर, ये अपने टेक्नोक्रेट, कोई भी शुबह नहीं है, ये एक अबस का ठटोल, मैं खुद भी इनको क्रू मैग्नन समझती हूँ। ये शानदार जनावर हैं दफ्तरों का मखौल। मैं जानती हूँ कि तुम सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं जानती हूँ कि तुम सुन नहीं रहे मेरी बात। समाज झूठ सही फिर भी इसका पास करो, है तुमको तैश है बालिश्तियों की ये दुनिया, तो फिर करीने से तुम इसको बेनकाब करो। तुम एक सादा व बरजस्ता आदमी ठहरे, मिजाज वक्त को तुम आज तक नहीं समझे। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो मैं भूल गई, जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो मैं भूल गई। ये पासपोर्ट है, इसको संभाल कर रखना, जो ये ना हो तो खुदा भी बशर तक आ ना सके। ये पासपोर्ट है, इसको संभाल कर रखना, जो ये ना हो तो खुदा भी बशर तक आ ना सके। सो तुम शऊर का अपनी कमाल कर रखना, मेरी शिकस्त के ज़ख्मों की सोजिश जावेद, नहीं रहा मेरे ज़ख्मों का अब हिसाब कोई है। अब जो हाल मेरा वो अजब तमाशा है, मेरा अजाब नहीं अब मेरा अजाब कोई, नहीं कोई मेरी मंजिल पहे सफ़र दरपेश, नहीं कोई मेरी मंजिल पहे सफ़र दरपेश, है गर्द गर्द अबस मुझको दर बदर दरपेश। वाह, मैं समझा मुसद्दस है। जी बहुत शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है कि हम इफ्तिखार आरिफ साहब, आप मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आरिफ साहब, इफ्तिखार भाई, आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज पहुंच रही है, बस तो आप मेरी आवाज पहुंच रही है। जी ओ, बिल्कुल खूब, बिल्कुल खूब, पहुंच रही खूब। है, और आप गुफ्तगू को समेटिए। जी, मैं इस गुफ्तगू को क्या समेटूंगा, एक बिखरे हुए आदमी की गुफ्तगू है और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई। असल में किस्सा ये होता है कि जॉन पर जब गुफ्तगू होती है तो इस कदर एनेक्डोट सुनाए जाते हैं कि जो असल शायर है वो कहीं पीछे रह जाता है। असल में देखा ये जाएगा कि आज से 20 बरस के बाद, आज से 50 बरस के बाद और कराची के बाद और पाकिस्तान के अलावा जहाँ जॉन पढ़े जाएंगे और जहाँ जॉन समझे जाएंगे वो उनकी किताब है, और उनके बारे में जो कहानियाँ कही जा रही हैं और जो बातें वो सब सही हैं, जाहिर है ये उनकी सवाने से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में रवैये, ज़िंदगी के बारे में वाक़यात, उनका बचपन, ये सब चीज़ें जो हैं इनको महफूज होना चाहिए, और उनके अहबाब और उनके दोस्त और वो लोग जिनको उनसे मुलाकात मैसर आई वो सब उसको नकल करेंगे और उसको महफूज करेंगे, जाहिर है, और इसको महफूज होना चाहिए और इसकी एक सवारी ही शक्ल होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से मैं अभी देखता हूँ तो गुज़श्ता 50 बरसों में जॉन के एनेक्डोट्स पर बहुत बात होती है, मगर उनकी जो शायरी है उस पर गुफ्तगू नहीं होती। और एक आध किताब जो जॉन पर आई जिसमें हम सब के मजमून भी शामिल हैं, उसमें भी ज़्यादातर ज़ोर अपनी मुलाकातों पर और अपनी यादों पर हुआ। ये ज़रूर ये महफूज रहनी चाहिए और इससे उनके समझने में आसानी होगी। मगर जैसे कि गुफ्तगू आज हुई, उनका जो शायर है उस पर गुफ्तगू किताब की रोशनी में होनी चाहिए और उस पूरे पस मंज़र में होना चाहिए। वो एक तहजीबी आदमी थे, वो एक रवायत से मुसलसल एक आदमी थे, वो एक बहुत ही महज़ब माशरे से, और महज़ब माशरा उन माना में जिसको हम सोशियोलॉजिकल टर्म में ऑर्गेनाइज सोसाइटी कहते हैं, अमरोहा, उससे आए हुए आदमी थे। वहाँ उनका बचपन गुजरा था और एक बहुत ही रवायत पसंद खानवादे से उनका ताल्लुक़ था।
उनके वालिद माजिद और खुद उनके जो दोनों बड़े भाई थे, रईस भाई भी और सैयद मोहम्मद तकी, उनके असरात भी उनके ऊपर थे। और वो दोनों बहुत ही इस मुल्क के बहुत ही यगाना रोजगार अफराद में थे। सैयद मोहम्मद तकी साहब का फ़लसफ़े में जो दरक था वो शायद ही कोई दूसरा आदमी पाकिस्तान में उस सतह का हो। और रईस भाई, जिन्होंने रईस भाई को देखा है और उनकी शायरी देखी है और उनके कॉलम पढ़े हैं, तो उससे जो उनकी जो खलाकी और जो उनकी तहजीबी शख्सियत है, वो उसका अंदाज़ा कुछ कुछ होता है। जॉन उस खानवादे के तीसरे बड़े आदमी थे। इन दो नाबग़े रोज़गार शख्सियतें और अल्लामा शफीक केलिया जो उनके वालिद माजिद थे, उनका साया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे सरफ नज़र करना बिल्कुल आसान नहीं है। जॉन की जो शुरू की ज़िंदगी है पाकिस्तान की, उसमें उनको एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका यानी जिसे मुझे कहना चाहिए फ़ारसी रवायत से उनका ताल्लुक़ हो गया था। उन्होंने इस्माइलिया इंस्टीट्यूट से कुछ देर काम किया। वहाँ उन्होंने जो बड़े फ़लसफ़ी थे और बड़े शायर, ख़ास तौर पे कुरतुलैन ताहरा पर उनकी जो नज़र थी, उन पे काम भी उन्होंने किया। और तसव्वुफ़ पर जो उनकी नज़र थी, और ज़ाहिर है कि वो, जैसे आप में से किसी ने कहा कि वो बहुत बड़े मुल्हिद भी थे और बहुत बड़े शिया भी थे। ये दोनों काम उन्होंने साथ साथ किए और इस दोनों का वो एतराफ़ करते थे। दूसरी बात यह है कि नज़में पढ़ी गईं, बिलाशुबा नज़्म के भी वो बहुत अच्छे शायर थे, मगर मैं उनके एक कारी के तौर पर और उनके एक तालिब इल्म के तौर पर कहता हूँ कि वो हमारे ज़माने के जो पाकिस्तान के क़याम के वक्त पाकिस्तान का जो शायरी का मंजरनामा था, वो बहुत ताकतवर था। जहाँ फैज़ हों, राशिद हों, मजीद अमजद हों, ज़हीर काश्मीरी हों, कासमी साहब हों, मदनी हों और दूसरे लोग, खुद कराची में कैसे कैसे शायर मौजूद थे जब जॉन शेर कह रहे थे। देखिए, इस तरफ को मुनीर नियाज़ी और इधर शहजाद अहमद और यहाँ अहमद फराज और मोहसिन एहसान, और कराची में मैशर बदायूनी और जमीलुद्दीन आली और रसा चगताई और अजीज़ हामिद मदनी और रईस फ़रोग़ और महबूब ख़िज़ां और रज़ी अख्तर शौक़, और ये सारे लोग जो थे उस वक्त कराची में भी शेर कह रहे थे। ऐसे में जॉन ने गज़ल लिखी, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि जॉन, अगर मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सलमान पीरज़ादा की मौजूदगी में इस्तेमाल करूं, और जिसकी तरफ इशारा किया अंबर ने हमारी, के जो बेजारी का रवैया, ये खालिसतन एक मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट है। ये जो 20वीं सदी का, ये 1914-15 के बाद वाला जो ज़माना दुनिया भर में है, ये एक जदीद तहजीब का ज़माना है। इसके जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, उसमें रायगानी है, उसमें बेजारी है, उसमें मायूसी है, उसमें एक तज़ाद है, उसमें गुस्सा है, उसमें झुंझलाहट है, उसमें उकताहट है। ये तमाम जज्बे और ये तमाम इजहार जितने जॉन की शायरी में नज़र आते हैं, उतने हमारे ज़माने के किसी दूसरे में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी दूसरे शायर में मौजूद नहीं हैं। और जॉन की जो मकबूलियत है, उसके दो असबाब हैं। एक तो ये है कि जॉन से पहले जो क्लासिकल ट्रेडिशन थी, उससे किसी ने पूरी तरह ड्रिफ्ट नहीं किया था। यानी अहमद फराज और मोहसिन एहसान और रज़ी अख्तर शौक़, अजीज़ हामिद मदनी, मैशर बदायूनी, ये सब ट्रेडिशनल ईडियम में शेर कह रहे थे। किसी ने ज़बान को तोड़ा नहीं था। जॉन वो आदमी हैं कि जिन्होंने बोलचाल की ज़बान में कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न ईडियम में शेर लिखे, और उसमें यानी अपने तज़ादात को भी ज़ाहिर किया और अपने ज़माने के गोया हक़ाइक़ को भी पेश किया।
ये एक रवैया है, इसको यानी जिंदगी को शायरी में तलाश किया जाना चाहिए और उससे आसानियां पैदा होती हैं, मगर इससे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। यानी फर्ज कीजिए कि अगर आप, हम मिल्टन को कितना जानते हैं उनकी जाती जिंदगी के बारे में, मगर हम उनकी शायरी को अप्रिशिएट करते हैं। हम गोएटे को या डांटे को कितना जानते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी शायर होता है, जो हमारी जिंदगी में होता है, उसके बारे में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमको ये भी देखना होता है कि उनके वालिदैन क्या करते थे, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनकी शादियां कितनी हुई, उनके उनके माशरे कितने हुए, वो जिंदगी के बारे में उनका रवैया क्या था। जाहिर है इसके बगैर मुमकिन भी नहीं है, मगर अगर आपको किसी शेर की तफहीम करनी है, शायरी की तय्युन कदर करनी है, तो फिर आपको सिर्फ अपने आप को किताब के दायरे में देखना होगा कि वो शेर जो कागज पर है वो कैसा है और उसकी कदर कीमत क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जिसको आप ने सही कहा कि जो रिवाइवल है जॉन का, जॉन अपनी जिंदगी के भी बहुत मकबूल शायर थे। जॉन मुशायरे में भी उतने ही मकबूल शायर थे जितने वो, अच्छा जाहिर है कि 60 बरस की उम्र में उनका पहला शेरी मजमूआ आया और यानी उन्होंने जिंदगी में शायद मुरतब करना शुरू कर दिया था। बाकी जो दोनों मजमूए हैं उसके बारे में खालिद ने ये बाद में बच्चों ने मुरतब किए, उसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, मगर शायद और यानी उर्दू गजल के ऐसे मजमूए हैं कि जिनको मैं एक शायर के तौर पर, तालिब इल्म के तौर पर पढ़ता हूँ। और एक बात, इस यहाँ बहुत सी बातें हो सकती हैं, एक बात मैं कहता हूँ कि उर्दू शायरी में यगाना के बाद किसी दूसरे शायर की शायरी में लहजा जिसे हम कहते हैं, अगर किसी शायर के यहाँ आपको नजर आता है तो वो जॉन का शेर है। जॉन का शेर अपने आप से खानंदगी डिक्टेट करवाता है, आप उसे अपनी तरह से नहीं पढ़ सकते, आपको जॉन की तरह से पढ़ना पड़ेगा। और जब भी आपको उस शेर की, अभी इस कदर अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए जॉन के, और खुशी की बात यह है कि जिसने सलमान ने खुद, अंबर ने, अहमद शाह ने जो शेर गजल के पढ़े वो सब वैसे ही पढ़े जैसे जॉन पढ़ते थे। यानी जॉन जो थे वो अपने शेर जैसे पढ़ते थे और बज़ाहिर वो बेनियाज पढ़ते थे। यानी अगर यहाँ मजमे में लोग बैठे हों तो वो बताएंगे कि अगर हम फर्ज कीजिए हम दो चार उनके, यानी मैं तो खैर उनके गोया छोटों में, बहुत ही छोटों में था, मुझसे भी एक दो नस्ल छोटे लोग थे, अलीम था मुझसे भी, यानी मुझसे वो बड़े थे और जॉन के छोटों में थे, या कासिम पीरजादा, और मैं शायद उन लोगों में थे जिनको वो कभी कभी स्टेज से मुंह मोड़ के भी शेर सुनाते थे। यानी बिल्कुल सामीन की तरफ शेर इधर मुंह कर लेते थे और शेर सुनाते थे। जाती बातें बहुत, यानी अभी शाह साहब ने उसका जिक्र किया, हमारे यूसी साहब ने भी उसका जिक्र किया, और भी हमारे दोस्त जिक्र करते और सही करते। अच्छा, उनके इश्क का जो किस्सा है, सीधी सीधी बात यह है, और इसको कहने में शायद अगर ज़रूरी हो तब, यानी खानवादे के लोग बैठे हुए हों और जो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हों उनके सामने, कि जॉन को किसी से कोई इश्क नहीं था। अगर कोई इश्क था तो बस वो पहला इश्क था। बाकी जो ज़िंदगी में ख़वातीन तशरीफ़ लाईं जिनको वो यकीन दिलाते थे और जिनके लिए मुख्तलिफ तरह के हार लिए हुए और तोहफे भी ले जाते थे और उनको मजलिसों में लेके तशरीफ़ भी लाते थे और उनसे हमसे तकाजा भी करते थे कि अगर इनसे हमारी शादी ये लोग करा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब ठीक है, लेकिन मोहब्बत उनको सिर्फ अपनी ज़ात से थी। और ये बात माननी चाहिए कि जॉन एक बहुत ही खुदगर्ज आदमी थे, एक सतह पर बहुत खुदगर्ज आदमी थे। अहमद शाह ने बहुत एहतियात से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो क्योंकि उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने दोस्तों के बारे में तेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते,
मगर एक उम्र आती है जब आदमी को सफाक होना पड़ता है। जॉन बहुत तैयार आदमी थे और उनको अपने मामलात का बहुत ख्याल था। उनको बहुत तकलीफ थी कि उनको धोखा दिया गया, और चाहे धोखा न दिया गया हो, मगर उनको इस बात का यकीन था कि उनके साथ अच्छा दुनिया ने भी नहीं किया, और जिससे उन्होंने मोहब्बत की उसने भी नहीं किया। ये उनका ख्याल था। मुमकिन है कि इसमें वो खुद जिम्मेदार हों, मगर उनका अपना ये ख्याल था कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। चुनाचे आपने देखा होगा, यानी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर उम्र के मरहले में गिरिया उन पर गालिब आ गया था, और वो अहबाब से तन्हाई में गुफ्तगू करते हुए, शेर सुनाते हुए रो देते थे। और जाहिर है कि जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे उनको वो, यानी ऐसी ऐसी वो बातें करते थे कि ऑस्ट्रो में हम मुशायरे में जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं देखने सितारों का गुरूब होना, कहाँ पर गुरूब होता है उफुक पर, और जॉन कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और इफ्तिखार भी नहीं जाएगा। तो वो मुंतज़मीन कहते वो क्यों नहीं जाएगा, उनका इसलिए कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जाहिर है कि उनको ये हक हासिल था कि वो ये कहते कि मैं नहीं जाऊंगा। कितने मुशायरे यूरोप के, बाहर के, दुबई अबू धाबी के, नखरा उनका ऐसे जिन लोगों पे होता था, कासिम पीरजादा से जाके लिपट जाते थे। मतलब मुशायरा पढ़ते पढ़ते माइक छोड़कर और इधर आ गए और जानी और वगैरह वगैरह। अब एक वाकया मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं शाह साहब से कहना चाहता हूँ। शाह साहब ने लोगों की इज्जतों की हिफाजत की है, और लोगों ने बहुत लोगों के की मंजिलत की है, और इसको दाद देनी चाहिए, इसलिए कि इसने हमारे सामने बाज़ लोगों के साथ ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया, और जो अच्छे शायर थे उनकी मंजिलत में कोई कसर किसी ज़माने में नहीं उठा रखी, और इसको दाद मिलनी चाहिए। जॉन ऐसे शायर थे कि वो चाहते थे कि उनकी मंजिलत की जाए, और जॉन की बहुत मंजिलत की गई। जॉन को बहुत चाहा गया, उसकी ज़िंदगी में भी चाहा गया, और देखिए उसके बाद भी इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में जिस किसी और शायर का के इतने अशार, जिसको आप कहिए गर्दिश में नहीं हैं, जितने जॉन के अशार हैं। जिस आदमी से पूछिए वो आपको 10-20 शेर जॉन के सुना देगा, चाहे उसको। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनके लहजे में सुनाएगा, ये उसकी, यानी कोई तरन्नुम से शेर नहीं पढ़ते थे, मगर जिस लहजे से वो शेर पढ़ते थे। और मैं बताऊं, कादिरुल कलाम शायर थे। मसलन ये सारी किताबें जो बाद में आ रही हैं, यानी फर्ज कीजिए लेकिन, या फर्ज कीजिए जो गोया, ये शायद एक और किताब, ये जो किताबें हैं ये जॉन ही की जिंदगी में लिखी गई हैं, जाहिर है। तो ये वो चीजें हैं जो शायद से रद्द की हुई किताबें हैं, यानी ये शायद से अलहदा किताबें हैं। शायद 60 बरस की उम्र में शायद जैसा मजमुआ जो है वो पाकिस्तान के अच्छे जो 2-4 मजमुए आए हैं, शायद उसका एक मजमुआ है। और ऐसा मजमुआ जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम उर्दू शायरी को नसीब हुआ। अच्छा, जाहिर है कि हम जब दोस्त होते हैं तो हम बहुत सा मुबालगा करने का हक रखते हैं, इसलिए कि हम अगर अपने दोस्तों के बारे में भी मुबालगा न करेंगे तो फिर किसके बारे में मुबालगा करेंगे। अगर हम भी नहीं करेंगे तो हमारे बाद वाले तो नहीं करेंगे ना। चुनाचे हमें बिल्कुल यह हक हासिल है कि हम ये कह दें कि गालिब और जॉन, जाहिर है कि गालिब के बाद भी बहुत से शायर हैं और गालिब से पहले भी बहुत से शायर हैं। जॉन बहुत अच्छे शायर थे, और जॉन का जैसा शायर उनके हमअसरों में तो शायद कोई नज़र नहीं आता। और जो मकबूलियत उसके अशार को है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसका एक सबब यह है कि जितने रवैये इंसानों के 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में आए हैं, बेजारी का, तन्हाई का, उकताहट का, गुस्से का, इल्हाद का,
इनकार का, रद्द का, तरदीद का, इस और बरमला इजहार का। परवरदिगार आलम ने उसको ऐसी खल्लाकी दी थी उसकी तबीयत में कि जो वो चाहता था वो कहता था, पूरी कुव्वत के साथ कहता था। कोई चीज, यानी ये नहीं है कि वो कोई चीज रह गई हो, कि वो कुदरत बयान अल्लाह ने उसको दी हुई थी। और बहुत तसर्रुफ था, जबान पर उसकी गिरफ्त थी, मुहावरे पर उसकी गिरफ्त थी, और बुनियादी तौर पर वो एक तहजीबी रवायत का आदमी था। यानी इनकार तो वो करते थे, लेकिन वो एक बिल्कुल बंधी हुई, तयशुदा तहजीबी रिवायत के आदमी थे। मगर उस आदमी को अब गुस्सा आता था। उसके सामने वो सब चीज बिखर रही थी, सब टूट रहे थे, वो रवैये, वो कदरें जाया हो रही थी, बिखरने को है आलम रंगोबू। ये आज ही कल का जमाना था, मशरकी पाकिस्तान का अलमिया अभी रूनुमा नहीं हुआ था और होने वाला था। जिस दिन अलमिया हुआ उस दिन अलीम हम काम करते थे टीवी में, और हमें खबर आई कि अब ये ऐलान होना है कि मशरकी पाकिस्तान फाउल हो गया। तो अब हमें कहा गया कि हम तैयार करें। तो खैर जो भी बातें, हमने अल्लामा रशीद तुराबी और डॉक्टर फजलुर रहमान वगैरह को तकरीरों के लिए मुंतखब किया, और ये तय हुआ कि जॉन और सहबा अख्तर मरहूम, इन दोनों को कहा जाए कि ये आप यकीन कीजिएगा कि बस जैसे कहा गया और वैसे ही उन्होंने बहुत ही लाफानी नज़में लिखी। फिर एक मायूसी की सूरत थी, अब बिखरने को है आलम रंगोबू, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, शहर में हर तरफ है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। और क्या कि मीर दिल्ली से निकले गए, यानी क्या किस तरह का अलमिया। और कोई ऐसी सूरत अहवाल नहीं थी। अभी इन्होंने शेर पढ़े ना, खीरा सरा, उसमें एक शेर रह गया, सब शेर पढ़े, मेरा एक पसंदीदा शेर उसमें रह गया, खीरा सराने इश्क का कोई नहीं है जम्बादार, शहर में इस गिरोह ने किसको खफा नहीं किया। अब ये जो खीरा सराने इश्क का कोई नहीं है जम्बादार जो है, किसी ने जम्बादारी नहीं लिखा उर्दू शायरी में जॉन के अलावा। कैसे कैसे पुराने लफ्ज उन्होंने जिंदा किए। अच्छा, कैसी कैसी जमीनें नहीं, देखिए, यानी कैसे कैसी जमीनें निकाली, कैसे कैसे मतरूक लफ्ज दोबारा लिखे और उनको जिंदा किया। तो ये काम जो है ये एक खलाक आदमी कर सकता है। जॉन एलिया को याद किया गया आज, और शाह साहब, हमें तो ख्याल था कि आप आज शायद ना आ सकें, मगर आपने बड़ी हिम्मत की और इसमें तशरीफ लाए। और बायोग्राफी ज़रूर जॉन की होनी चाहिए। और जॉन वो अभी जो सलमान ने शेर पढ़ा था ना, पुरमाजरा, तो ये जो पुरमाजरा आदमी जो होता है ना, वो अपने बारे में कहते थे कि वो पुरमाजरा शख्सियत थे। यानी जैसे उसने रोज़े वाक़या लिखा है। अब ये जो रोज़े वाक़या है ये कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे एक पूरी तारीख है कि रोज़े वाक़या क्या होता है, पुरमाजरा आदमी कैसा होता है। तो अगर आप किसी को देखें, अगर मुझसे आप पूछें कि मेरे ज़माने में पुरमाजरा शख्सियतें कितनी थीं, तो मैं सबसे पहले जॉन एलिया का नाम लूँगा। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। और आप सबका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं एक पसंदीदा गज़ल आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अब्बास अली ख़ान आ चुके हैं, वो उनको मदऊ किया गया था, ज़रा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब्बास ने हाल ही में जॉन साहब की एक गज़ल कंपोज़ की है और बहुत उम्दा कंपोज़ की है, हम आपको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। बेदिली क्या यूं ही दिन गुज़र जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुज़र जाएंगे, सिर्फ ज़िंदा रहे हम तुम मर जाएंगे। रक़्स है रंग पर रंग हम रक़्स हैं, सब बिछड़ जाएंगे सब बिखर जाएंगे। है गनीमत के असरार हस्ती से हम बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया।
चलते चलते ठीक है खुद को हम बदलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं।